हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको यह आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे पेपर से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, देयर आर 5 सेक्शंस ABCDE इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे ABCDE। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेक्शन ए है, कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स फ्रॉम 1 to 20। सेक्शन ए के अंदर आपको एक एक नंबर के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 वर्ड के क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये आपके हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है अभिकथन और कारण दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, जो सेक्शन बी है, इसके अंदर आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्शन सी के अंदर आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक जो है ये जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। सेक्शन डी के अंदर जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 और 38, यानी कि 36 से लेकर 38 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 ये जो है सेक्शन ई के अंदर दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। इंटरनल चॉइस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो इंटरनल चॉइस होगी आपके 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होगा उसमें देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के हैं, लेकिन इन 4-4 नंबर के अंदर भी जो है आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उस 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं अथवा में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं। प्रोविजन ऑफ इंटरनल चॉइस हैज बीन मेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। सेक्शन सी के अंदर भी 2 क्वेश्चन के अंदर, सेक्शन डी के अंदर भी 2 क्वेश्चन के अंदर। और जो सेक्शन ई है इसके अंदर जो है आपको 3 क्वेश्चनों के अंदर इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उसी की और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, उन दोनों में से आपको एक करना है। सबसे पहले जो सेक्शन ए इनको इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन ए के अंदर जो है आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी 1-1 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू जो है 2 इंटीजर दिए गए हैं। पी जो है ये है AB², क्यू है A³ B। तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पी को देखूँ तो इस प्रकार लिख सकता हूँ A × B × B। और जो क्यू है इसको लिख सकता हूँ A मल्टीप्लाई में B, यानी कि B 2 बार है ऊपर वाले में और नीचे वाले में A 3 बार है। एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको लेना है। जैसे ऊपर वाले में B 2 बार है, नीचे वाले में 1 बार है, तो हमें B को 2 बार लेना है। B × B। ऊपर वाले में A 1 बार है, नीचे वाले में A 3 बार है, तो हमें सबसे ज़्यादा बार वाला लेना है। तो ये जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि A की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, B की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी कि A³ B²। और अगर इसमें HCF पूछ लेते हैं तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है। इरेशनल नंबर जो नहीं होगा इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, रेशनल नंबर पूछ रहे हैं। देखो, नॉट इरेशनल का मतलब ये है कि जो इरेशनल नहीं है, तो इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो अपना सी ऑप्शन ये अब क्या है कि रेशनल नंबर है। क्यों, इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि √9 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 3, और सोल्व करेंगे तो 5, यानी कि 5/1 ये रेशनल नंबर। बाकी जो है √2, √3, √8 इनकी कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती, ये बाकी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + √3 एक जो है x² - 4x + 1 का जो एक फैक्टर है। इसको आपको जो बाकी जो इसका फैक्टर बताना है, ठीक है। बाकी इसका जो है रूट क्या होगा वो हमें बताना है, जिसको हम जीरोज बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की ये होती है x² + bx + में c। तो यहाँ से अगर हम ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो उसमें a की वैल्यू 1 है, b की -4, c की 1।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है फैक्टर बनाने होते हैं, रूट निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये 2a यहाँ पे आगे लिख रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे -b माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1। सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे √12 आएगा। √12 को लिख सकते हैं 2√3 और ये आ जाएगा 4, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड में है 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। एक अपने पास पहले से ही दे रखा है 2 प्लस √3, तो हम दूसरा जो बच गया वो माइनस के साथ यूज़ कर लेंगे। 2 माइनस में √3 इसका सेकंड रूट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पी दी गई है, इसकी कौन सी टर्म -32 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 7 - 10 यानी कि -3 और लास्ट टर्म है इसके nth टर्म है -32। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a प्लस में n - 1 × d। ए की वैल्यू यहाँ पे +10 है, प्लस में n - 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू -3 -32। सोल्व करेंगे इसको तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास 15। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसकी जो रूट है वो रियल है, तो के की वैल्यू बताइए। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx प्लस में c। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -k, सी की वैल्यू k। अगर इसके रूट जो है रियल है और प्लस में इक्वल है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, यानी कि b² - 4ac को 0 के इक्वल रख लेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे है -k का स्क्वायर -4 × 2 × k। सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंटों के बीच की। तो इसमें एक पॉइंट हमने मान लिया a -4√3, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, b के दे रखे हैं। अब यहाँ से x1 की वैल्यू दे रखी है, x2 की, y1 की, y2 की, सभी की वैल्यू दे रखी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और उसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट, यानी इसको प्रकार ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू -√3 प्लस 4√3 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो इसको √36 की जो वैल्यू होती है 6। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा है DEF। इसमें एंगल BE के बराबर है, एंगल FC के बराबर है, AB 3 टाइम्स है जो है DE का। तो जो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बट वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 2 टेंजेंट दे रखी है अपने पास TP और TQ। इनके बीच जो है रेडियस के बीच का एंगल 110 डिग्री। हमें जो निकालना है एंगल PTQ, ये एंगल कितने का होगा। तो देखिए जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री के हो गए दोनों। अब ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया जिसके सभी एंगल का जोड़ 360 होता है। ये 2 एंगल 90 और 90 180 के बच गई। तो इसका मतलब जो सामने वाले एंगल है 110 और ये, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नीचे यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया गया है। सभी एंगल का जोड़ 360, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो इस प्रकार 180 में से 110 को घटाएंगे 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे एक AB जो है कोड दे रखी है अपने पास, और जो है AOC एक डायमीटर ठीक है। एंगल ACB 50 डिग्री 50 डिग्री का है। हमें BAT एंगल निकालना है। तो देखिए BAT एंगल कौन सा है, बार वाला BAT। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। ऊपर वाला 50 का है, ये 90 का हो जाएगा। ये 90 का क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और ये एक जो है डायमीटर है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ कोण है, तो ये 90 का आ जाएगा। ये 90 का आ गया, ये 50 का आ गया, तो नीचे वाला कितने का आ जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है। अब ये क्या है, जो ये अपने पास अगर आप देखेंगे AO ये एक रेडियस है और AT ये एक टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऊपर वाला अगर 40 का है तो बच गया ये एंगल कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नीचे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन जो है कंप्लीट किया गया, तीनों का जोड़ 180। ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल है, यहाँ से जो BAC है ये एंगल 40 का आ जाएगा। नीचे दोनों एंगल का जोड़ 90 का होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए 50 डिग्री का आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री का वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोस 30 डिग्री √3/2, बीच में माइनस का साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 60 1/2। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है और इनको आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास है 0। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कोस की वैल्यू दे रखी है 4/5। कोस क्या होता है आपको पता होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी अगर अपने पास ये एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसको मैंने जो है मान लिया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपने पास 4 हो गया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपने पास 5 हो गया। परपेंडिकुलर जब निकाल लेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस में 16 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये 3 आ जाएगा। हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास 3, बेस अपने पास 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट 3/4। नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। कंप्लीट इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की वैल्यू 0 है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। दोनों 0 हैं तो कोस थीटा को आगे लेके जाऊंगा तो इधर प्लस का हो जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री के ऊपर। थीटा की वैल्यू 45 है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी कि साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 45 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस में 1/√2 और इसकी पावर 4। जब 1/√2 की पावर अगर आप 4 करेंगे यानी इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 मिनट की जो सुई है वो 84 सेंटीमीटर लंबी है। उसको 10:10 से लेकर 10:25 तक जाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी हमें बताना है। तो देखिए 10:10 से लेकर 10:25 तक 15 मिनट होती हैं। मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि मिनट की सुई पूरी 60 मिनट के अंदर जो है 12 बजे पे चलेगी, वापस 12 पे आने पे उसको जो है 1 घंटा ही लगेगा, यानी कि 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, 15 मिनट में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। डिस्टेंस यानी कि जो सरकमफ्रेंस होती है उसको निकालने का फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr। ये सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 84। सोल्व करेंगे तो 132 आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया निकालना है। सेक्टर क्या होता है आपका रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी। अगर ये सर्कल है तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना इसको, यानी कि 2 रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को जो है क्या बोलते हैं सेक्टर। अब यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे एंगल P दे रखा है। वैसे जो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr²। लेकिन ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो डी ऑप्शन ये अपना राइट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है P अपॉन में 720 मल्टीप्लाई में 2πr²। थीटा की जगह तो P एंगल ले लिया और 2 से 720 को काटेंगे तो 360 ही आएगा। तो ये जो ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा राइट, यानी कि πr² डिवाइड में 360 और ऊपर क्या आ जाएगा एंगल P। इसलिए जो डी ऑप्शन क्या होगा राइट। और मैंने ये फॉर्मूला नीचे लिख भी रखा है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr²। नेक्स्ट है 2 स्फीयर का वॉल्यूम का जो है रेशियो दे रखा है 64:27। उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4/3 πr³। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 4πr²। अब वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होता है r³। तो यहाँ पे 64:64 का मतलब है कि 4 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा रेडियस का 4:3। जो सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16:9। तो यहाँ पे जो अपना डी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे मीडियन दे रखी है अपने पास 11, मोड दे रखा है 17, मीन निकालना है। तो फॉर्मूला आता है मोड बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस में 2 मीन। तो यहाँ पे मोड है 17 बराबर 3 × 11 माइनस में 2 मीन। मीन को इधर लेके आऊँगा प्लस का हो जाएगा, 17 आगे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 33 माइनस में 17 16। 2 मीन की वैल्यू 16 है तो मीन की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में।
तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। 17 का क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल दे रखी है। यहाँ पे आपको बताना कि सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की, उसका जोड़ बताना है। तो उसका जोड़ कितना आ जाएगा, 25। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ये हमें बताना है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। लेकिन जब ये ऑप्शन अपना जो देखेंगे, देखिए पहला ऑप्शन ये तो आपका 0 से 1 के बीच में है, दूसरा 0 है ही। डी ऑप्शन 35%, 35% का मतलब होता है 35/100, ये भी अपना 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। लेकिन जो अपना सी ऑप्शन है ये क्या है, 1 और 0 और 1 के बीच में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, नीचे 1 आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। और 10 जो है 0 और 1 के बीच में नहीं आती। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, सी ऑप्शन। 19 और 20 आपके रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है जो ए ऑप्शन है वो आपको तभी सिलेक्ट करना है जब क्या हो, रीजन और असर्शन दोनों राइट हों और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो है रीजन ए की। बी आपको तब सेलेक्ट करना है जब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन आपको तब लेना है जब असर्शन तो सही हो, रीजन गलत हो। डी आपको तब लेना है जब असर्शन गलत हो लेकिन रीजन क्या हो, सही हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए इज एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर होता है। रीजन है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, कि सभी जो नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल नंबर आता है। ऐसा नहीं होता जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। अब 2 एक इरेशनल नंबर थोड़ी होता है, रेशनल होता है। तो दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो अपना सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन दे रखा है कि जो पॉइंट है 0 और 4 ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 0 4 जो है वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। रीजन दे रखा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के ऊपर वो 0 होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सही बात है कि जब भी एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी सही है, और जो रीजन आ रहा है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका कारण भी है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो ए को क्या सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 नंबर के। तो यहाँ पे एक पहली क्वेश्चन x माइनस वाई, दूसरी x/3 प्लस में y/2 6 है, दोनों को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहली क्वेश्चन को तो नाम दे दिया 1 का, और x/3 और y/2 बराबर 6 है। तो नीचे से हमें 3 और 2 को कैंसिल करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 36। ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, x या y किसी का भी कर सकते हो आप। तो ये दूसरी इक्वेशन को मैं ऊपर रख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y बराबर में 36। और जो पहली इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे माइनस कर दूंगा, सॉरी ऐड कर दूंगा, ऐड ही कर देते हैं, माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा 9। अब काटेंगे तो कट जाएगा, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू 9 आ गई, इसको पहली इक्वेशन में रख लेंगे तो y आ जाएगा। तो x की वैल्यू 9 में से क्या घटाएं, 6 आए, 3 आए, तो 9 में से क्या घटाएंगे 6, तो y की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्टिकल पोल जो है इसकी लंबाई 6 मीटर है, इसकी शेड परछाई 4 मीटर की बनेगी। अगले में उसी टाइम के ऊपर एक और दूसरा साइड में जो है अपने पास एक टावर दे रखा है, जिसकी हाइट नहीं पता हमें, लेकिन उसकी परछाई 28 मीटर की बनती है। तो टावर की हाइट बताइए। तो यहाँ पे जब एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहले वाला जो पोल का हाइट है उसकी जो है शैडो के साथ रेशियो, टावर की हाइट का शैडो के साथ रेशियो क्या होगा, बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की 4 से करेंगे, 6 की 28 से करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 28 डिवाइड में 4 से काटेंगे कितने पे कट जाएगा 7 पे, तो इसकी आ जाएगी 42 मीटर, हाइट आ जाएगी 42 मीटर। अब ये जो क्वेश्चन इसी के और में एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, 2 नंबर के हैं। पी क्यू और क्यू एस का रेशियो बराबर है PT अपॉन में TR, इनका रेशियो बराबर है। और जो एंगल है ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें बताना ये ट्रायंगल कौन जो है क्या है, आइसोस्केल। देखिए जब रेशियो बराबर है तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। देखिए ये ऊपर वाला एंगल इसके बराबर है, ऊपर वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गए, बराबर। और ट्रायंगल के अंदर जब 2 एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल।
सेम यहाँ पे कर रखा है, रेशियो बराबर है, तो जो बीच में साइड है उनका जो वो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दूसरे वाले एंगल बराबर दिए गए हैं। तो एक एंगल दूसरे के बराबर हो, पहला एंगल तीसरे के बराबर हो, तो पहला दूसरा और तीसरा भी क्या होते हैं आपस में बराबर, इसलिए दो लाइनें बराबर हो गई। दो लाइनें बराबर हैं, दो साइडें बराबर हैं, तो ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका जो है सेंटर सेम हो, यानी सेंटर दोनों का सेम है। इसमें जो बड़ा सर्कल इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। एक कोड दी गई है बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को बाहर टच कर रही है, तो उस कोड की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया जिसमें आपको पता होगा ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 है, और जो टेंजेंट होती है ये रेडियस के हाथ परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये अपने पास 4 आ गई, यानी केवल इतनी साइड 4 आई है, तो अगली भी क्या आ जाएगी अपने पास 4, तो टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, ये डिवाइड का मतलब ये है कि पूरा नीचे आएगा इसके, आपको ध्यान रखना, मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो कंप्लीट है ना, ये इसके नीचे लिखना आपको, मैंने आगे लिख रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो टाइपिंग करने में थोड़ा सा क्या होता है, जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंप्लीट को आगे लिख दिया मैंने। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, सेकेंड 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर। अब इनके ऊपर पावर यहाँ पे जो दे रखी थी ऊपर लगा रखी है, इसकी मल्टीप्लाई में 5, इसके 4 है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अगर आप डायरेक्ट इसकी जगह 1 रखना चाहें ना, बिना सोल्व किए, इस पूरे को आप 1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू रखने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है 30-30, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी फिर भी अगर आपको वैल्यू रखनी है तो कर सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर यानी 5/4, 16/3 माइनस में 1, सोल्व करेंगे इधर एलसीएम लेके, यानी कि 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1/1, इधर एलसीएम लेंगे 12। इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं आप सभी को आती होंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें सबको पता है। तो 67/12 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपका जो क्वेश्चन है, जो 25 का जो क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 25 का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या है देखिए, एक कोर्ड है सर्कल की जिसकी 15 सेंटीमीटर क्या है एक कोर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसका कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। रेडियस 15 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं अगर ये सर्कल ड्रा करूँ इस प्रकार से, और जो ये एक सेगमेंट है, ठीक, इस प्रकार से जो क्या एक सेगमेंट, और ये जो है यहाँ पे रेडियस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे रेडियस, और इसके कोरड के द्वारा यहाँ पे जो है क्या किया गया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया गया है। तो आपको कोरस्पोंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो जो सेगमेंट क्या होती है, कोरड और सरकमफ्रेंस के बीच का जो एरिया उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस है, ये कोरड, इनके बीच का एरिया, एक तो ये एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला बच गया ये पूरा, ये वाला कंप्लीट एरिया, ये निकालना हमें। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा, पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, और ये होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब मैं दोबारा से एक बार सर्कल बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल के, कंप्लीट का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का, तभी ये नीचे वाला एरिया आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो ट्रायंगल जो है सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, पुट कर लेंगे। थीटा 360 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू, आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 1/2 15 का स्क्वायर 225, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2। सोल्व करेंगे इधर तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मेजर का निकालना है। ठीक है, मेजर के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मेजर का एरिया। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। तो आपको जो है क्वाड्रेंट का जो एरिया निकालना है, यदि उसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है सर्कल की, तो सरकमफ्रेंस 2πr बराबर 22 है, 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर की वैल्यू 7/2। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है,
क्वाड्रेंट है सर्कल का चौथा हिस्सा। तो क्वाड्रेंट का इसको 1/4 पाई आर स्क्वेयर, 1/4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वेयर 7/2 का स्क्वेयर, सोल्व करेंगे तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 26 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना जरूर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा लगभग एग्जाम में आता है, जिसमें आपको प्रूव करना होता है √3, √2, √5 ये रियल नंबर है। सबसे पहला क्या हम क्या रहेगा कि हम मान लेते हैं कि √3 एक रियल नंबर है। √3 को p/q के बराबर रख दिया। p और q जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, और q की जो वैल्यू है वो नॉट 0 है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 = p²/q²। 3 = p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे p² बराबर 3q², यानी कि p² जो है 3 डिवाइड करता है p² को, तो इसका मतलब 3 क्या है, p को भी डिवाइड करेगा। p की जगह पे हमने रख लिया 3m है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा p² बराबर 9m²। देखिए ये भी p² बराबर 3q², p² बराबर 9m², दोनों को बराबर रख लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर। तो q² बराबर आ जाएगा 3m²। तो इसका मतलब 3 p² को डिवाइड करता है तो 3 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो p और q का कॉमन फैक्टर आ गया 3। जबकि हमने इसको क्या माना था, को प्राइम नंबर मानना था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता, इसलिए हमने जो माना था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हैंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। तो √3 क्या है कि रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल दिया गया है, इसके हमें जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के बाद जीरोज के बीच और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, 3 को बाद में ले जाऊँगा, -7 को पहले ले आऊँगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 7x - 3। अब -7x के फैक्टर बनाएंगे तो माइनस का 9x + में 2x, पहले वाले में दोनों में से कॉमन ले लिया, 3x आगे में से 1 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 मल्टीप्लाई में 2x + में 1। अब इसके जीरोज निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जीरो रखेंगे तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। पहला 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दूसरे में से आ जाएगी -1/3। अब जो 2 जीरोज हैं इनको एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा, तो एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। तो सम ऑफ जीरोज, तो इन दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो दोनों का जोड़ करेंगे तो 7/6 आएगा। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है उनका क्या होता है, वो होते हैं -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जीरोज का जो है प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 ये होता है c/2, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 3 नंबर का क्वेश्चन है। मीना का जो है बर्थडे था, उसने क्या किया, विदड्रॉ 2000 रुपीज़, उसने 2000 रुपये निकलवा लिए। उसने क्या बोला, मेरे को 50-50 के और 100-100 के नोट चाहिए। मैंने टोटल 25 नोट लिए हैं, तो बताओ मैंने 50 रुपये के कितने नोट लिए और 100 रुपये के कितने नोट लिए। अब ध्यान से देखिए, 50 रुपये के x मान लिए नोट हैं, 100 रुपये के y मान लिए, तो उसके पास एक नोट x का हो गया, तो 50 रुपये की वैल्यू क्या होगी 50x, 100 रुपये वाले की होगी 100y, और टोटल उसकी वैल्यू 2000। यहाँ पे इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, x + में 2y = 40। मीना ने 25 जो है नोट लिए हैं, तो इसका मतलब x + y टोटल नोट कितने हो गए 25। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको पहले वाले में से घटाएंगे, यानी कि x + में 2y = 40 है। इसमें से x + में y = 25 अगर मैं घटाता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15। y की वैल्यू अगर 15 आ गई तो y की वैल्यू किसी में भी रख लो, x की आ जाएगी, तो y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पे x + में 15 = 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब यहाँ पे 50 रुपये के 10 नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं 15। इसी की ओर में क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी आपका 3 नंबर का, दोनों में से आपको एक करना है। हैंस का मतलब होता है लेटर, बाद में, यानी कि 5 साल के बाद में जो जैकब है उसकी एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो गई। 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने बेटे की 7 गुना थी, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज जैकब जो उसका फादर है उसको x मान लिया, उसकी बेटी को जो है एज है y मान लिया।
5 साल के बाद में जो है उसके फादर हो जाएंगे x+5 का, तो उसका बेटा y+5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके फादर अपने बेटे का 3 गुना हो जाते हैं, तो इसके लिए बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर। सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = 10। नेक्स्ट है 5 साल के बाद में, ठीक है, एगो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी गलती से क्या हो गया यहाँ पे, एगो क्या मतलब होता है, यहाँ पे उल्टा कर लिया शायद। देखो एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है, पहले। हाँ सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी कि बिफोर, पहले की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो 5 साल पहले उसके फादर की एज 5 साल कम होगी, उसकी बेटे की 5 साल कम होगी, लेकिन फादर 7 गुना होता है, तो इसलिए बेटे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों की एज बराबर हो जाए। फादर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर तो पहले से ही बड़ा है। सोल्व करेंगे तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ देख लीजिए, ये पहली है, ये दूसरी है। दोनों को हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को पहले में से घटा लेता हूँ। तो पहली जो इक्वेशन है पहले मैं उसको रख लेता हूँ, x - 3y = 10 है। दूसरी इक्वेशन को मैंने इसके नीचे रख लिया और ये क्या है, -30। अब मैं इसको घटाता हूँ, घटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो x से x कट जाएगा। 3y में 7y जोड़ेंगे यानी कि 3y माइनस का 7y प्लस का है, तो 4y = 40 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को जो है पहली इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 40। तो जैकब 40 साल का है, उसका जो बेटा है वो 10 साल का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रूव दैट पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल रोम्बस, यानी कि जो है अगर एक सर्कम जो है पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक सर्कल है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर, इस टाइप का होता है। इसके अंदर एक सर्कल बना रखा, अब इसके अंदर सर्कल तो बनाना पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर्कल साइड वाली दीवार को टच नहीं करेगा। तो यही पूछा इसने कि हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, जबकि दे रखा है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर। अब एक बात को आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं, यानी ये इसके बराबर है, ये छोटा पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, और ये जो है पार्ट इसके बराबर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये टेंजेंट है। अब बात करते हैं, देखिए जो मैंने वो जो चीज़ अभी ऊपर आपको समझाई थी वो सेम यहाँ पे दे रखी है, यानी कि AP = AS, यानी ये इसके बराबर है। BP = BQ, ये इसके बराबर है। CR = CQ, यानी ये इसके बराबर है। और DR बराबर में DS, ये इसके बराबर है। बस इनको क्या करना, आपको ऐड करना है। लेफ्ट वाली जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, राइट में जो बच गई ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो AP और BP को अगर मैं ऐड करता हूँ तो AB आता है, CR और DR को ऐड करता हूँ CD आएगा, AS को अगर DS के साथ ऐड करता हूँ तो AD आएगा, और यदि BQ को CQ के साथ ऐड करता हूँ तो BC आएगा। अब AB और CD बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर, इसलिए ये 2AB है, 2AD है, यानी कि AB और CD क्या है, AD क्या है, बराबर। अपोजिट साइड अगर बराबर हो गई, ठीक है, यानी ये तो पहले से ही बराबर है अपोजिट है। AB जो साइड है ये AD के बराबर होगी, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब सभी साइडें क्या हैं, बराबर, और जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं वो क्या होता है, रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अपने पास दिया गया है, 30 है, ये भी 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। 30 जो क्वेश्चन है ये आपका क्या रहेगा, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है। आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की जो वैल्यू हो क्या होगी, 1 होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3। यहाँ पे A+B का फार्मूला लगा देंगे, A+B का स्क्वायर A² + B² प्लस में 2AB। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये 1 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा 2/2 यानी कि 1, और 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। अब ये साइन थीटा और कोस थीटा को क्या कर लेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और इधर क्या बचेगा 1।
अब ये दोनों को नंबर वाइज कर लेते हैं। एक बार पहले वाले के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर का एक साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे कोस थीटा यानी कि टेन थीटा। इसी प्रकार आगे लेके जाएंगे तो एक कोस से एक कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा अपन में साइन थीटा, ये कोट थीटा आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, कहीं आप दोनों को ही कर दो, क्योंकि और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से जो आपको सही से आता है, अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोसिकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट थीटा। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस में कोसिकेंट थीटा। ये आपको याद रखना है, इस प्रकार लिखना है। ये मैंने तभी आगे लिख रखा है ब्रैकेट लगा के। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के। तो यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 1 प्लस में कोसिकेंट थीटा। अब ऊपर एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ, और इन दोनों के डिवाइड में ये आ जाएगा, यानी इन दोनों के डिवाइड में ये आएगा, दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो इसके साथ कट जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस में 1। अब माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट जाएगा, ये क्या बचेगा कोसिकेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, ऑल जैक क्वीन एंड किंग्स आर रिमूव्ड, यानी कि 52 ताश थे, उसमें से जो है जैक क्वीन और किंग को हटा दिया, यानी कि गोला बेगम बादशाह को क्या कर दिया, हटा दिया। अगर गोला बेगम बादशाह को हटाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 गोले होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 बादशाह होते हैं। अगर उनको हटाएंगे तो 52 ताशों में से अगर 12 ताश हटा दिए तो कितने ताश बचेंगे अपने पास, 40 ताश बचेंगे। अब हमें 40 ताश से करना है। देखिए पहला है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 7 कितने होते हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 7 जो होते हैं ना, 4 होते हैं टोटल। 7 जो है हुक्म का, चिड़ी का, जो है पान का और ईंट का। तो इसका मतलब टोटल 4 ताश हैं जो हमें निकालने हैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल ताश, यानी कि फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अगर मैं 7 को निकालूंगा तो 7 टोटल 4 ही आएगा, कितने में से आएगा 40 में से, क्योंकि हमने 4 गोला, 4 बेगम और 4 बादशाह को हटा दिया, वो ताश में है ही नहीं। सोल्व करेंगे तो ये 1/10। आगे 7 से बड़े नंबर कितने होते हैं, तो 7 से बड़े 8, 9, 10 होते हैं। 11, 12 और 13 ये हमने हटा दिए स्टार्टिंग में, आपको याद रखना है ये है ही नहीं। तो इसका मतलब 8, 9, 10 एक कलर में है ना, ये 3 ताश होते हैं। और आपको पता होगा टोटल जो है 7 से बड़े कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं, क्योंकि चिड़ी में भी 8, 9, 10 है, पान में भी 8, 9, 10 है, हुक्म में भी 8, 9, 10 है, ईंट में भी 8, 9, 10 है, तो टोटल 12 ताश हैं। तो 12 डिवाइड में 40, 3/10। 7 से कम कितने होंगे, 7 से कम होते हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक जो है एक कार्ड में, जो है एक कलर के कार्ड में होते हैं, जैसे पान में हो गया, फिर यही कार्ड हुक्म में भी है, चिड़ी में भी है, ईंट में भी है। तो टोटल ये कार्ड कितने हो गए 24। तो 24/40 यानी कि 3/5। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी में 4 नंबर के जो है 4 क्वेश्चन दिए गए 5 नंबर के, यानी कि 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। टोटल जो है ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है जो है एवरेज स्पीड से, और उसको डिस्टेंस कवर करनी है 63 किलोमीटर। बट देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इट्स टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो इसकी ट्रेन की जो है ओरिजिनल स्पीड को मान लिया हमने x, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 63 अपॉन में x। नई स्पीड हो जाएगी, नई स्पीड 6 बढ़ गई, तो x स्पीड थी तो 6 बढ़ने के बाद स्पीड हो गई x प्लस में 6। अब टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपने पास है 72 किलोमीटर, टाइम हो जाए स्पीड हो जाएगी अपने पास x प्लस में 6। अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 3 घंटे क्या लग रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट लग रहे हैं उसको जर्नी कंप्लीट करने में। तो टोटल जो है टाइम क्या लग रहा है कि दोनों टाइम को जोड़ देंगे, ये दोनों टाइम को जोड़ेंगे और उसको 3 के बराबर रख लेंगे। तो 63 अपॉन में, यानी कि इस प्रकार से लिखना आपको 63 अपॉन में x प्लस में 72 अपॉन में x प्लस में 6 बराबर 3। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने तभी लिख रखा है, इसके डंडा लगा के, डंडे का मतलब क्या होता है डिवाइड।
अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस में 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सोल्व करेंगे इसको, देखिए सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इसको हमें सोल्व करना है, -39 के फैक्टर बनेंगे -42x प्लस में 3, पहले वाले में से x कॉमन आ गया, अंदर वाला अगले वाले में से 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया x माइनस में 42 इंटू एक्स प्लस में 3। तो दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो एक या तो -3 आएगा, दूसरा 42 आएगा। माइनस में कभी वैल्यू जो है स्पीड होती नहीं है, तो माइनस वाला को छोड़ देंगे, तो x बराबर 42, तो जो एवरेज स्पीड होगी ट्रेन की वो 42 हो जाएगी। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, ठीक है। आपको याद रखना है, सॉरी 4 नंबर का नहीं, 5 मार्क्स का। ये कितने नंबर के चल रहे हैं क्वेश्चन, ये 5-5 नंबर के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन लेकिन 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है, स्टील का मतलब होता है रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। अगर उसको ऊपर की तरफ जाना है तो उसको 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। देन टू रिटर्न डाउनवर्ड टू द सेम स्पॉट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की जो स्पीड बतानी है, धारा, स्टीम का मतलब होता है धारा, पानी की धारा। स्पीड मान ली हमने स्टीम की x किलोमीटर, तो अगर वो अपस्ट्रीम जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी 18 माइनस में x। अगर वो डाउन की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो 18 प्लस में x, क्योंकि पानी के अपोजिट जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, पानी के साथ जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ऊपर की तरफ जाने में उसको जो है टाइम कितना लगेगा, 24/18 माइनस एक्स, और जो नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको जो है टाइम कितना लगेगा, 24/18 प्लस में एक्स। अब उसको 1 घंटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या लिख देंगे, 24/18 माइनस में एक्स, उसमें से घटा देंगे 24/18 प्लस में एक्स, और ये डिफरेंस कितना है, 1 का। अब इसको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करना आपको आता ही होगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 48 एक्स माइनस में 324, 48 के यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे, ये फैक्टर बनेंगे, इसका जो है ये आ जाएगा एक्स प्लस में 52 एक्स माइनस में 6, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -54 और 6। अब -54 हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड माइनस में तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। 33 का क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर का। ये भी क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसमें क्या किया गया है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा की गई है, ठीक है, जो दोनों साइड को काटती है। तो आपको बताना है कि ये दोनों सेम रेशियो में काटेगी, हमें बताना है। तो हमें अपने पास क्या देखा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हमें खुद करनी है, प्रूव करना है, ऊपर लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, लाइनों को ज्वाइन किया है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा हाफ ऑफ, दोनों ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे, हाफ हाफ से आपस में कट जाएगा, EM कट जाएगा, तो AD अपॉन में BD बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, तो इसके अंदर जो एरिया होगा ट्रायंगल ADE का, उसका डिवाइड करेंगे CDE के साथ, तो यहाँ पे भी आधे से आधे कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा, AE और EC आ जाएगा। अब जो लाइन है वो बीच में पैरेलल हैं, तो इनका जो एरिया होगा दोनों का क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, उसका कारण है कि जब भी ट्रायंगल का बेस सेम और पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। तो इसलिए जो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC। ये तभी होगा जब इनका एरिया का क्या होगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है कि एक जूस सेलर है, उसके पास एक गिलास है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो फिगर में मैं दिखाऊंगा आपको, उसका ये डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसके बॉटम में एक उभरा हुआ पार्ट है, यानी अगर ये गिलास को इस तरीके से अगर मानेंगे ना, तो ये गिलास नीचे से ऐसा उभरा हुआ है। आपने गिलास देखे होंगे ना, थोड़े बीच में से ऊपर की तरफ उठान होता है, वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, उठेगा तो इसमें जो है जूस कम आएगा। यही बताना है कि उसकी जो है अपेरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है गिलास की, वो हमें बतानी है। नीचे ये गिलास दिया गया, नीचे से ऐसे उठा हुआ है, यानी ये इधर से खाली है, इधर जो है जूस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे। इसने दोनों वॉल्यूम पूछे हैं, एक्चुअल में और अपेरेंट। एक्चुअल का मतलब वास्तविक और अपेरेंट का मतलब
आभासी जो दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए रेडियस हो जाएगी डायमीटर का आधा, डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5, हाइट है 10 सेंटीमीटर। पहले इस गिलास की अपेरेंट कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी पूरे की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस 2.5 है, हाइट 10 है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो नीचे नीचे हेमिस्फीयर है ना, इसका वॉल्यूम निकालना हमें। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। हमें एक्चुअल कैपेसिटी बतानी गिलास की, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, यानी कि इसका टोटल जो वॉल्यूम है ना, उसके वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ से खाली है ये, क्योंकि बीच में से उभरा हुआ है, इसका वॉल्यूम घटा देंगे। तो आप अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ गिलास माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी 5 नंबर का है। एक टेंट है जो सिलेंडर टाइप का है, और सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे कोनिकल टॉप दिया गया है। इसका डायमीटर है 2.4, हाइट है 2.4 मीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। आगे है स्लेंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर, यानी कि ऊपर जो छतरी सी दिख रही है ना आपको, इसकी स्लेंट हाइट है 2.8। इसको बनाने के लिए कपड़े का यूज़ किया गया है, कैनवास का। तो आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी इसको बनाने के लिए। अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये लग रहे हो, तो पहले हम क्या कर ले। और ये ब्रैकेट में एक चीज़ दी गई कि जो टेंट है वो नीचे से कवर नहीं है, नीचे से खुला हुआ है, यानी कि नीचे उसके जो है कपड़ा बिछाया नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे टेंट जो है, इसकी हाइट दे रखी है 2.5, ऊपर जो है कोनिकल हिस्सा है, इसकी स्लेंट हाइट दे रखी है 2 मीटर, जो है इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, क्योंकि 4 मीटर क्या है इसकी डायमीटर है। सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमें टोटल जो है सरफेस एरिया निकालना है। तो कोण का तो वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, दोनों को जोड़ देंगे। पहले सिलेंडर का चाहे कर लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस 2 मीटर, हाइट 2.1 मीटर, स्लेंट हाइट, ये सब कुछ लिख रखा है, यानी कि जो चीज़ दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 × 22/7 × 2 × में 2.1, 26 पॉइंट में 4। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, कोनिकल का, उसका होता है पाई आर एल, 22/7 × में आर 2 × में एल 2.8। सोल्व करेंगे तो 17 पॉइंट में 6। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए ना इसको बनाने के लिए। तो टोटल के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपये लगेंगे, 500 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 44 मीटर स्क्वायर का हमें टोटल कपड़ा चाहिए, तो 22,000 रुपये लगेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे मीडियन दे रखा है 525, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अपने पास है 100। तो नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, यानी कि ऊपर वालों को नंबर वाइज जोड़ते जाएंगे, जोड़ेंगे सभी को। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, एन का आधा करेंगे तो 50 आएगा। और जो लास्ट में है 76 प्लस में एक्स प्लस वाई, ये 100 है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है 100। तो ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस में वाई बराबर 24, क्योंकि 76 आगे जाके 100 में से क्या हो जाएगा माइनस। मीडियन दे रखा 525, तो इसकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 500 से लेकर 600 तक। तो यहाँ पे इसकी जो लोअर वैल्यू है, लिमिट है 500 है। एफ 20, सी एफ 36 प्लस में एक्स, एच कितना आ जाएगा 100। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है। और इससे पहले वाली को सी एफ बोलते हैं। तो इससे पहले वाली जो है ना, ये है 36 प्लस में एक्स, ये सी एफ है। हाइट अपने पास 100 है। हाइट का मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस, जैसे 900 और 1000 के बीच का डिफरेंस 100 है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करना, देखिए फॉर्मूला मैं आपको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मीडियन बराबर होता है एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ, ये तो हो गया ऊपर, इसके डिवाइड में एफ और मल्टीप्लाई में एच। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। एल की मीडियन अपने पास दे रखा है कितना है 525, बराबर एल की वैल्यू है अपने पास 500, n/2 की वैल्यू है 50, सी एफ की वैल्यू है 36 प्लस में एक्स, लेकिन बीच में माइनस का साइन के कारण ये माइनस का हो गया, डिवाइड में एफ कितना अपने पास 20, और इसको मल्टीप्लाई करनी हाइट से 100 से। सोल्व कर लेंगे इसको, जब सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास है 9। एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वाई निकालना है। तो एक्स की वैल्यू जो 9 है इसको इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली में, पहले वाले में दोनों का जोड़ 24 है। तो वाई कितना आ जाएगा अपने पास है 15।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन ई स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको केस स्टडी जो है पेज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4-4 नंबर के जो है क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी जो बेस्ड क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बस एक बार आपको इनको समझना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसको समझ लीजिए। बैंक के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन क्या है कि राहुल क्या चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है और उसको लोन चाहिए बैंक से। लोन लेने के बाद उसने रीपे किया। लोन कितना पे किया उसने, 1,18,000, यानी कि जो है ही रिपे द टोटल लोन, यानी कि उसने लोन लेने के बाद टोटल 1,18,000 रुपये जमा करवा दिए वापस। हर महीने वो क्या करता है कि जितने रुपए जमा करवाता है, हर महीने 1,000 रुपये जमा करवाता है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसने 1,18,000 रुपये टोटल वापस दिए बैंक को। उसने पहले महीने 1,000 रुपये जमा करवाए, अगले महीने वो क्या करता है 100 रुपये ज़्यादा जमा करवाता है। हर महीने 100 रुपये ज़्यादा जमा कराया तो अगले महीने 1,100 कराएगा, फिर 100 रुपये ज़्यादा कराएगा तो अगले महीने 1,200 कराएगा, इस प्रकार से करवाएगा। अब क्या है देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पे मंथली जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, पहले 1,000, फिर 1,100, फिर 1,200, ठीक है। लास्ट में जो है 1,18,000 थी उसने, वो टोटल अमाउंट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें अमाउंट बतानी है कि 30th इंस्टॉलमेंट उसकी क्या होगी, यानी कि 30वीं इंस्टॉलमेंट क्या होगी, कितने रुपए दिए होंगे उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट पे। पहले 1,000, फिर 1,100, फिर 1,200, 30वीं इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है। ए की वैल्यू 1,000 है, कॉमन डिफरेंस 100 हो जाएगा, एन की वैल्यू 30 है। एन टर्म जो होती है पी की होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले ए 1,000, एन की वैल्यू 30, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 2900। 2900 में जब 1,000 जोड़ेंगे तो 3900। तो इसकी जो 30वीं इंस्टॉलमेंट होगी 30वीं, वो हो जाएगी 3,900। बताओ उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक टोटल कितने रुपए दिए, यानी कि उसने टोटल रुपए कितने दिए हैं 30 इंस्टॉलमेंट जब हुई है। ये तो 30वीं है लास्ट वाली, टोटल कितने हो गए, तो पहले 1,000 थे, फिर 1,100, फिर 1,200, लास्ट में 3900 दिए हैं। ए की वैल्यू 1,000, डी की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू 30 है। अब हमें अगर एन टर्म का सम निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी होता है 2a इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म, जिसको हम एन टर्म बोल देते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30/2 मल्टीप्लाई में 2a, 2 मल्टीप्लाई में 1,000 मल्टीप्लाई में 30 माइनस 1 यानी कि 29 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 2900, और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 15, 2,000 और 2900 होते हैं 4,900, 4,900 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 73,500 रुपये। यानी उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक 73,500 रुपये दे दिए। बताओ उसने 30 जो इंस्टॉलमेंट दी थी उसके बाद कितने रुपए दिए हैं, तो टोटल रुपए उसके 1,18,000 और उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक 73,500 रुपये दे दिए। तो 30वीं इंस्टॉलमेंट के बाद में उसने 44,500 रुपये और दिए हैं। अब ये जो है ना, इसी की ओर में क्वेश्चन और दिया गया भाई। अब ये और में जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे क्वेश्चन की ओर में है। इस ओर का मतलब ये है कि ये तीसरा जो पार्ट है ना, इसी की ओर का ये पार्ट है। आप दोनों में से एक कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। यानी कि ये जो पार्ट दिया गया है ये आपका 2 नंबर का है। यानी ये जो क्वेश्चन आपके हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। आपको याद रखना ये जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये क्या है 4-4 मार्क्स के। तो ऊपर वाला जो पहले पार्ट थी ये 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का था दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आपका 2 नंबर का है और इस तीसरे पार्ट की ओर में दिया गया ना ये भी 2 नंबर का। इन दोनों में से एक करना आपको। क्वेश्चन क्या है कि उसने अगर टोटल जो है 40 इंस्टॉलमेंट दी है, ठीक है, और 14 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी उसने कितने रुपए दिए होंगे, तो लास्ट 40 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो A40 बराबर A प्लस 39D, तो 1000 प्लस में 39 मल्टीप्लाई में 100 सोल्व करेंगे तो उसने जो 40वीं इंस्टॉलमेंट दी होगी ना वो दी होगी 4,900 रुपये। ये जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो उसने दी है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है पुट अप 3 इलेक्ट्रिक पोल्स, उसने 3 इलेक्ट्रिक पोल गाड़े, खंबे गाड़े ABC इन ए सोसाइटी पार्क, एक सोसाइटी पार्क है उसके अंदर। आगे क्या पूछा गया है देखिए यहाँ पे, सो डिसाइड टू हैव 1 मोर इलेक्ट्रिक पोल D इन द पार्क। उसने बाद में सोचा था कि एक पार्क में जो है पोल नंबर D और गाड़ेंगे, वो बाद में गाड़ेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार दिया गया है। इधर जो है आपको पता होगा नीचे वाले को x कोऑर्डिनेट, इधर y कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी ये x एक्सिस है, ये
वाई एक्सिस है। पहला क्वेश्चन है जो सी पोल है ना, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए पहले इस एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, और यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स से कितना दूर है वो वाई की वैल्यू होती है, ये है 4 7। तो यहाँ पे सी जो पोल है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 7 4। आपको पोल बी की और सेंटर ओ के बीच, ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये बी है और नीचे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ओ। अब ओ जो है इसके कोऑर्डिनेट तो 0 और 0 होते हैं जिसको ओरिजिन बोलते हैं। बी के देख लीजिए, बी देखिए यहाँ पे कितना एक्स की वैल्यू 4, इधर वाई की वैल्यू कितनी है 9, तो बी की वैल्यू है 4 9। अब x1 4, x2 0, y1 9, y2 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब सोल्व कर लेंगे, 0 माइनस 4, 0 माइनस 9, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81, जोड़ेंगे तो 97 यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कुछ नहीं दे रखा तो यूनिट लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ कन्फर्म नहीं होता। थर्ड पॉइंट है डी पॉइंट और गाड़ा गया है और ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम बना रही हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये डी जो है अगर यहाँ पे गाड़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इस प्रकार से जो है क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी ओनली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते, ओनली बाइसेक्ट। तो यहाँ पे डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट दोनों के क्या होंगे बराबर। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 का 2 से डिवाइड करेंगे, y1 प्लस में y2 का 2, ये मिड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे सभी पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, डी के पॉइंट दे नहीं रखे, डी को हमने मान लिया x y। तो 7 प्लस 1/2, 5 प्लस में 4/2, ये आ जाएगा x प्लस में 4/2 और 9 प्लस में y/2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की कितनी आएगी 0, क्योंकि ये पहली वाली जो है पहली वाली के बराबर रख लेंगे, सोल्व करते समय दूसरा जो है दूसरी के बराबर रख लेंगे। इसी के और में एक क्वेश्चन और दिया गया। अब ये जो और में जो क्वेश्चन है ना, कहने का मतलब ये है कि ये 1 नंबर का था, दूसरा पार्ट ये भी 1 नंबर का था, तीसरा पार्ट 2 नंबर का था, और इसी तीसरे पार्ट के और में एक और क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है, ये आपको याद रखना है। टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन अलग अलग पार्ट बांट रखे इसके। हमें क्या करना है, ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। ए देखिए वापस मैं ले चलता हूँ, ए ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 है, y 5 है। सी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 7 और y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 4, यानी कि 1 5 और 7 है 4, 1 5 7 4, यही कोऑर्डिनेट है। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू है 4। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 36 प्लस में 1 37 है यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी जो है सोर्स जो केस स्टडी बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या एक बच्चे हैं 10th क्लास के, उनको एक जो है इंडिया गेट घुमाया गया, स्टूडेंट को विजिट करवाई गई, एजुकेशनल ट्रिप था ये। टीचर एंड स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बच्चे और जो अध्यापक हैं वो हिस्ट्री जानने के इच्छुक हैं। टीचर ने क्या किया, इंडिया गेट के बारे में उनको बताया। इसको दिल्ली मेमोरियल नाम के जानते हैं, इसका एक्चुअल नाम है ऑल इंडिया वार मेमोरियल मोनूमेंटल सैंडस्टोन आर्च, यानी कि ये जो एक पत्थर की जो एक शिला है न्यू दिल्ली के अंदर, ये करती है डेडिकेट करती है ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन द वार, जो ब्रिटिश जो थे उनके साथ लड़ाई में जो अपने मारे गए थे सैनिक, उनके लिए। फोर्थ बिटवीन 1914 से लेकर 1919 के बीच में। टीचर ने जो है इंडिया गेट के बारे में बताया, ये जो है राज जो पथ है जिसको हम किंग्स वे कहते हैं, राजा का रास्ता, वहाँ पे जो है उसके ईस्टर्न में स्थित है, और इसकी जो हाइट है ये है 138 मीटर, यानी कि 42 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, अब क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है अब वो इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। इसकी हाइट दे रखी है 42 मीटर, 42 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला, व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन द स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट। यदि आप मोनूमेंट से जो है कुछ दूरी पे खड़े हैं तो एंगल क्या होगा, दूरी दे रखी है 42 मीटर, यानी कि मोनूमेंट है ये, इसकी हाइट है 42 मीटर, और आप इससे जो है 42 मीटर दूरी खड़े हैं तो आपका एंगल क्या होगा। तो नीचे डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि मोनूमेंट 42 मीटर, आपकी जो दूरी है वो भी 42 मीटर है। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 42/42 1, और एक की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री पे जो है 1 होता है।
तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। दूसरा पार्ट है दे वांट टू सी द टावर एट द एंगल ऑफ, यदि वो टावर को 60 डिग्री एंगल पे देखते हैं, 60 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं वो टावर को, यानी ये जो आपका टावर का मतलब ये है जो बिल्डिंग है इंडिया गेट इसको, तो वो बताइए कितनी दूर पे खड़े होना पड़ेगा उनको। तो हाइट इसकी 42 मीटर है, एंगल दे रखा 60 डिग्री। तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 42 अपॉन में एक्स, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 परपेंडिकुलर 42 अपॉन में एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 उधर 42 इधर रहेगा, एक्स उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन √3 को नीचे नहीं रखना, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन के लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर तो आ जाएगा 42 √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, 3 से 42 को काटेंगे तो 14 पे, तो ये आ जाएगा 14 √3 मीटर। और ये जो आपके पार्ट है ना 1 नंबर के, ये पार्ट भी 1 नंबर का है, ये पार्ट भी 1 नंबर का है। दूसरा जो थर्ड पार्ट है ये आपका 2 नंबर का, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंगल जो है सन का, सन जो है सन इज एट 60 डिग्री एंगल दे रखा है, 20 मीटर जो है इसकी दूरी दे रखी है टावर से, टावर की हाइट नहीं पता, यानी कि यहाँ पे अगर कोई सूरज है उससे परछाई बन रही है इसकी 60 डिग्री के साथ, और टावर की हाइट नहीं पता, लेकिन इस टावर की परछाई 20 मीटर है, तो टावर की हाइट बताइए। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस पता है 20, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब √3 आगे चला जाएगा, सॉरी 20 इधर आ जाएगा क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इसके हाथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3 मीटर। इसी के और में एक पार्ट और दिया गया, ये भी 2 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना, ऊपर या नीचे वाले में से। अगर जो रोड है और जो शेडो है अगर उसका रेशियो 1:1 हो जाए तो एंगल क्या होगा सन का, यानी कि जितनी उसकी हाइट है उतनी उसकी परछाई है, तो दोनों बराबर हो गई, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन में x बड़ा ले लीजिए, और दोनों का रेशियो 1:1 है, तो 1:1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 1 किसने पर होता है tan 45 डिग्री की जो वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी है, तो अपने पास थीटा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, 45 जो डिग्री क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करना है www.mseducationtv.com, ठीक है, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ मैं आपको जो एक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, आपको बताना है फॉर्मूला किसका बताना है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताना है। इसके अलावा आपको बताना है जो पाई है, पाई रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर है। आपको याद रखना है, आपको बताना है कि जो पाई है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। पाई के बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट को पता ही है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बट रिप्लाई ज़रूर करें कमेंट में।